चलो ध्यान दो। शुरू करते हैं टॉपिक। लास्ट क्लास में वैसे तुम लोगों को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म का एक बेसिक आइडिया तो दे दिया था कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है, और हम लोग उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। उसमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जिसका ध्यान भी रखना होगा, बाकी अदरवाइज सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बोला था उस चीज को थ्योरेटिकली मेंशन करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में क्या क्या चीजों का हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलो सर ध्यान दो। से मान लो अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म वाले पार्ट की बात करें, तो एक तो उसमें वो डायग्राम थोड़ा बहुत मेंशन किया था तुम लोगों को, जो तो ध्यान है। एक मिनट। हाँ, ठीक है। वो डायग्राम मेंशन किया था तुम लोगों को। ये साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में हम लोगों के पास नॉर्मली एक तो सबसे पहले चेयर फॉर्म वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद चेयर फॉर्म वाला पार्ट अपने आप को हाफ चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और हाफ चेयर फॉर्म कन्वर्ट करते वक्त हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। आइदर हम लोग ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर लेके चले जा सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को नीचे ले आते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर में पॉइंट दे रखा है। इसको छोड़ने में भलाई है क्योंकि हाफ चेयर देखने में ज्यादा बेटर लगेगा। तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर हम लोग शिफ्ट करा दे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जब इसको ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ निकल के आना चाहिए था। लास्ट क्लास में मेंशन भी किया था ये स्ट्रक्चर अपने sorry, एक मिनट। अगर हम लोग हाफ चेयर वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो केस में ऐसा कुछ फैसिलिटी निकल के आ जाता है, जिसमें हम लोग 6 नंबर की बात कर रहे होते हैं। 6 है या 5 हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन और होना चाहिए। ये कंसिडरेशन आराम से ले सकते हैं हम लोग हाफ चेयर फॉर्म वाले पार्ट में। फिर उसके बाद हाफ चेयर वाला जो पार्ट है ये अपने आप को ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म वाले पार्ट का तुम लोग को मतलब बताया था। ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म जब बोलेंगे तो इसका मतलब जो बोर्ड है वो थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। टेढ़ा होने का मतलब उसके क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, जिसमें से एक पार्ट सॉलिड के ऊपर होगा और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग आराम से डैश वाले पार्ट के ऊपर डाल के चल रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बोर्ड फॉर्म की बात करते हैं। बोर्ड फॉर्म मतलब देखने में एग्जैक्टली बोर्ड के जैसा स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देगा। फिर इसके बाद वापस से हम लोग ट्विस्टेड बोर्ड वाले स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। और ट्विस्टेड बोर्ड में बस एक डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, इस बार जो चीज पहले डैश के साइड था अभी वही चीज सॉलिड के साइड होगा, और जो चीज सॉलिड के साइड था उस साइड में हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर से हाफ चेयर का फॉर्मेशन, और हाफ चेयर वाले पार्ट में इस बार हम लोगों का जो पहला हाफ चेयर था, उस पहले हाफ चेयर वाले पार्ट में लेफ्ट वाला साइड ऊपर के साइड था, जबकि अभी हम लोग सॉरी राइट वाला साइड ऊपर के साइड था। अभी हम लोग लेफ्ट वाले साइड को ऊपर के साइड कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। ये अपना हाफ शेयर फॉर्म निकल के आ जाना चाहिए। कितना कार्बन हो गया? ये तो ज्यादा ही कार्बन बना दिया क्या? हाफ शेयर भी बनाना नहीं आ रहा हमको। हाफ शेयर वाले पार्ट में 2 बॉन्ड हो गया, सॉरी 3 कार्बन। फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं क्या? तो कुछ गड़बड़ कर दिया। अ, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो हाफ चेयर वाला पार्ट इस पर लेफ्ट साइड से हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस से हम लोग फाइनली एक और चेयर फॉर्म में जाएंगे, जहाँ पे लेफ्ट वाला साइड ऊपर के डायरेक्शन में होगा और राइट वाला साइड को हम लोग आराम से नीचे के डायरेक्शन में रखते हुए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 चेयर फॉर्म है, 2 ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है, 2 हाफ चेयर फॉर्म है, और एक इसके अलावा बोर्ड फॉर्म है जो हम लोगों को कंसिडर करते हुए काम करना होता है। और उसमें जैसे हम लोगों को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन देखते हुए चलना होगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑर्डर याद ही रखना है तुम लोगों को, तो बस डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं इस चीज को। पहला पार्ट चेयर फॉर्म, दूसरे साइड भी चेयर फॉर्म, फिर उसके बाद हाफ चेयर फॉर्म, दूसरे वाले साइड में भी हाफ चेयर फॉर्म, फिर उसके बाद ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। और दूसरे वाले साइड में भी ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर ही है अपने पास, और बीच वाले पार्ट में हम लोग के पास बोट स्ट्रक्चर है। तो इस केस में जब हम लोग स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन लेके चलेंगे, तो जो चेयर फॉर्म है इसका स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होता है। ये सिंपली ध्यान रखना है, जब भी चेयर फॉर्म होगा तो उसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट सबसे
हाईएस्ट रहेगा, हाफ चेयर का स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट रहेगा, तो स्ट्रेट बोर्ड वाला पार्ट थोड़ा हायर लेवल पे। जैसे अगर ढंग से देखे तो फिर से 4 डिफरेंट कन्फर्मर है, जैसा साइक्लोब्यूटेन में था। एक तो चेयर फॉर्म हो गया, उसके अलावा हाफ चेयर फॉर्म हो गया, फिर ट्विस्टेड बोर्ड स्ट्रक्चर हो गया और बूट हो गया। मतलब 4 डिफरेंट स्टेबिलिटी के कंसिडरेशन हो सकते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो इस केस में चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद ऑर्डर में ध्यान रखना है ट्विस्टेड बोट वाले पार्ट का, फिर उसके बाद बोट वाले पार्ट का नंबर आता है, तो फिर लास्ट में फिर हम लोग हाफ चेयर फॉर्म की बात करते हैं। क्योंकि जो अपना हाफ चेयर होता है उस हाफ चेयर वाले पार्ट में एंगल स्ट्रेन सबसे हाईएस्ट होता है। बाकी सारे केसेस में एंगल स्ट्रेन वाले पार्ट काफी कम निकल के आते हैं। तो हाफ चेयर में ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ड्यू टू हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन। बाकी सब में जो फैक्टर्स है, जैसे चेयर फॉर्म में तो एंगल स्ट्रेन सबसे लीस्ट होता है, लास्ट क्लास में बताया था, सारे के सारे एंगल 120 डिग्री पे आ जाते हैं, पहला चीज। उसके अलावा तो स्ट्रेट बोर्ड में हम लोग के पास एंगल स्ट्रेन तो कम होता है, जो कि बोर्ड फॉर्म में भी होता है। बोर्ड फॉर्म में भी एंगल हम लोग को 109 के अराउंड आता है, लेकिन बोर्ड फॉर्म में क्लिप फॉर्म है। अगर ढंग से देखो तो बोर्ड फॉर्म वाले पार्ट में सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के सामने है। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो इस कार्बन के ऊपर जिसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं, इस ब्लू वाले कार्बन के ऊपर बाकी जो दोनों बॉन्ड्स होंगे वो भी एक दूसरे के सामने ही होंगे। तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर इस बोर्ड वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू किया, जैसे मान लो बोर्ड का स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, तो इस बोर्ड वाले पार्ट को अगर इस साइड से देखना शुरू करेंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ दिखाई देगा। एक पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में, दूसरा पॉइंट फिर से ऊपर के डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन दिखाई दे रहा होगा। राइट साइड वाले पार्ट में भी एक फ्रंट कार्बन और एक बैक कार्बन वाला पार्ट दिखाई देगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट है और ये जो पीछे वाला पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्लिक फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करें तो ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है कि यहाँ पे जो दो कार्बन है एक दूसरे को छुपा रखते हैं, तो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन हो गए। और उस फ्रंट कार्बन बैक कार्बन वाले पार्ट के बाद हम लोग एक और कंसिडरेशन ये लेके चल सकते हैं। ये हम लोग का फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा हम लोग एक कंसिडरेशन ये लेके चल सकते हैं कि फ्रंट कार्बन का जो एक CH2 है और बैक कार्बन का जो एक CH2 है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एक दूसरे के सामने होने का मतलब हम लोग दोनों को एक लिस्ट फॉर्म में रख के चल रहे हैं। तो उसके वजह से बाकी जो बॉन्ड्स निकल के भले ही हाइड्रोजन हो लेकिन रहेगा तो एक लिस्ट फॉर्म में, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऐसा हम लोग आराम से स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये अपने बोर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आता है। एक्चुअल में बोर्ड इस टाइप का एग्जिस्ट करता है, आजकल का बोर्ड इस टाइप से ही बनना शुरू हो गया कि नीचे का स्पेस फॉलो होगा और सारे के सारी चीजें एक दूसरे के सामने होंगी। तो बोर्ड फॉर्म में एंगल स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन बोर्ड फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म है। उसकी वजह से जो वान डर वाल रिपल्शन होता है ये हाई होता है, और अगर वान डर वाल रिपल्शन होगा तो उसमें स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है। अगर इसी चीज को ट्विस्टेड बोर्ड कर दे तो ट्विस्टेड बोर्ड का मतलब बताया था कि ये जो पॉइंट है इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, पीछे वाले पार्ट को राइट साइड में लेके चले जाओ, तो उससे थोड़ा एंगल जो है वो चेंज होगा। और एंगल चेंज होने की वजह से हम लोग का जो वंडरवॉल रिपल्शन का फैक्टर है वो पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बोर्ड फॉर्म वाला पार्ट बेसिकली एक्लिप्स फॉर्म है, और अगर एक्लिप्स फॉर्म है तो इसका मतलब वंडरवॉल स्ट्रेन काफी हाई होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। जबकि ट्विस्टेड बोर्ड में वंडरवॉल स्ट्रेन कम होगा, और चेयर फॉर्म तो एग्जैक्टली स्टैगर्ड फॉर्म था, उसमें तो वंडरवॉल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इसकी वजह से चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में हम लोग हाफ चेयर फॉर्म की बात कर सकते हैं। तो एक चीज खुद से कंसिडर करके एक बार देखो कि हम लोग का अगर ग्राफ का कंसिडरेशन लेके चले, ग्राफ का कंसिडरेशन मतलब अगर हम लोग ये पार्ट कंसिडर करके चले, हम लोग का एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, अगर इसका ग्राफ बनाना है, या फिर हाँ ठीक है एनर्जी वर्सेस ही बात कर लेते हैं। एनर्जी वर्सेस हम लोग का अगर एंगल ऑफ रोटेशन का ग्राफ बनाना है,
तो उस केस में हम लोग ग्राफ किस तरीके से निकल के आएगा, एक बार ग्राफ खुद से सोच के देखो और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। नोट लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट तुमको भेजेंगे, उस चीज को थोड़ा संभाल के रखना ज्यादा बेटर होगा। एक बार सोच के देखो ग्राफ। इस वाले केस में भी एक चीज है कि जैसे हम लोग के पास 4 डिफरेंट कन्फर्मर्स है, अगर 4 डिफरेंट कन्फर्मर्स, इसका मतलब हम लोग बेसिकली 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले पार्ट को कंसिडर काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल को कंसिडर करके काम करेंगे तो उसके हिसाब से बस ये देखना होगा कि हम लोग के रोटेशन की वजह से जो हम लोग कन्फर्मर बना करके चल रहे हैं, तो कन्फर्मर वाला पार्ट से रिलेटिवली कौन कौन से पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, उनका एनर्जी लेवल वाला पार्ट क्या क्या होना चाहिए। अगर ये पार्ट कंसिडर कर लिया तो ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल सा केस निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करें तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट में जो ऑर्डर था, हम लोग एनर्जी का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। शेयर फॉर्म सबसे लेस स्टेबिलिटी पे होना, सॉरी सबसे लेस एनर्जी पे होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड, फिर उसके बाद बोर्ड, और सबसे लास्ट में हम लोग हाफ चेयर की बात कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों का इस बार मान के चलते हैं 0 डिग्री वाले पार्ट पे चेयर फॉर्म है, क्योंकि 360 डिग्री पे वापस से चेयर फॉर्म आ रहा था और इस बार बोर्ड फॉर्म यूनिक स्ट्रक्चर था। तो पहले हम लोग चेयर फॉर्म में थे, फिर ट्विस्टेड ये हाफ चेयर में आए, फिर उसके बाद हम लोग ट्विस्टेड बोट में गए, फिर बोट में गए, फिर उसके बाद ट्विस्टेड बोट में गए, फिर हाफ चेयर में गए, सबसे लास्ट में हम लोग फिर से चेयर फॉर्म में निकल गए। तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसका मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होगा। हाफ चेयर सबसे अनस्टेबल था, सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे होगा। फिर ट्विस्टेड बोट का नंबर आएगा, तब जाके बोट का नंबर आएगा। तो इस बार ऐसा कंसिडरेशन लेकर के हम लोग चल सकते हैं कि अगर हम लोग ग्राफ वाले पार्ट में 0 डिग्री से लेकर के अगर हम लोग 360 डिग्री तक का एंगल और रोटेशन कंसिडर करते हैं तो 0 यहाँ पे होना चाहिए, तो 180 से निकल जाएगा 360, फिर उसके बाद 120 कंसिडर कर सकते हैं, फिर दूसरे साइड में 240 और उसके अलावा 300 कंसिडर कर सकते हैं। 0 डिग्री पे हम लोग का चेयर फॉर्म है, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो ये जो सबसे नीचे वाला लाइन है इसको कंसिडर करके हम लोग चेयर फॉर्म आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है ये अपना हाफ चेयर फॉर्म हो जाएगा, और एनर्जी वाले पार्ट में हम लोग बोर्ड फॉर्म को सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी पे रखे थे, ये अपना बोर्ड फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद इसके नीचे हम लोग ट्विस्टेड बोर्ड वाले पार्ट की आराम से बात कर सकते हैं। तो जब 0 डिग्री था तब हम लोग का ग्राफ चेयर फॉर्म के करस्पॉन्डिंग रहेगा। जब हम लोग 60 डिग्री पे गए, मतलब बेसिकली रोटेशन कराना शुरू किए, वैसे 60 डिग्री बोलना तो थोड़ा गलत होगा, मेरे हिसाब से गलत ही होगा, 60 डिग्री बोलने का ज्यादा लॉजिक नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग बॉन्ड्स के एंगल अलग अलग निकल के आएंगे। तो ठीक है, एग्जैक्टली 360 डिग्री रोटेशन करने का मतलब हम लोग धीरे धीरे रोटेशन करके जितना मैक्सिमम रोटेशन करा सकते थे वहां तक लेके चले गए। 360 डिग्री रोटेशन करा पाना तो पॉसिबल नहीं है, रिंग का स्ट्रक्चर है। तो इस केस में 0 वाले पार्ट से हम लोगों को सीधा, एक मिनट, 0 वाले पार्ट से हम लोगों को सीधा सबसे पहले हाफ चेयर में जाना है। हाफ चेयर में जाने का मतलब है कि हम लोग का जो ग्राफ होगा वो आराम से सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे निकल के आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में जाएंगे, तो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर लोएस्ट सेकेंड एनर्जी लेवल पे होगा। बोर्ड फॉर्म वाला पार्ट फिर से सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा, फिर से ट्विस्टेड बोर्ड का नंबर आएगा, फिर से उसके बाद
हाफ शेयर का नंबर आएगा और सबसे लास्ट में हम लोग शेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ वाला पार्ट कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। ये हम लोग के ग्राफ का कंसिडरेशन आराम से निकल के आ सकता है। यार ग्राफ वाला पार्ट इस केस में मेरे हिसाब से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक काम का नहीं होगा। बस ठीक है, स्टेबिलिटी का थोड़ा और जो ध्यान रखना, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और उसमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है। ग्राफ तो चलो ठीक है, जो कंसिडरेशन था उसको रिलेटिवली कंपेयर कर लिया। एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है, जैसे हम लोग का जो बोर्ड फॉर्म है, तो बोर्ड फॉर्म वाला पार्ट एक्लिप्स फॉर्म तो है, बट उसमें हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं जिसके वजह से इंस्टेबिलिटी और ज्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हम लोग फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। जैसे एक चीज देखा होगा कभी, अगर नाव पे चढ़े होंगे कभी भी, तो उसमें देखा होगा जो नाव होता है, उस नाव के बिल्कुल एंड पे झंडा बांधा हुआ रहता है। झंडा क्यों बांधा हुआ रहता है, इसका रीजन मेरे हिसाब से सबको मालूम होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इससे डायरेक्शन मालूम पड़ जाता है कि हवा का डायरेक्शन किस तरीके से है, ताकि नाव को जो है कहने में मतलब थोड़ा आसानी फील हो। तो नॉर्मली जैसे अगर झंडा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अगर हम लोग कार्बन की रिस्पेक्ट में बात करें, तो बेसिकली ये पार्ट के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा इस साइड आएगा, दूसरे साइड वाले पार्ट का जो हाइड्रोजन होगा वो भी इस साइड आएगा। तो जो नाव का फ्लैग पोल है, मतलब जो झंडा डालने के लिए जो जगह है, जो पोल बना रखते हैं, तो फ्लैग पोल बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के जैसा बिहेव कर रहा है। दोनों हाइड्रोजन के डिस्टेंसेस काफी कम हो जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन के डिस्टेंसेस काफी कम हो जाएंगे, तो इस केस में इसी वंडरवॉल इंट्रैक्शन को, दोनों हाइड्रोजन के इंट्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग फ्लैग पोल इंट्रैक्शन भी बोल दिया करते हैं। तो ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना। बोर्ड फॉर्म में हम लोग के पास फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी वाला पार्ट और ज्यादा एक्स्ट्रा डिक्रीज फॉर्म में रहता है। मतलब एक नॉर्मल जो क्लिफ फॉर्म होना चाहिए वो तो एग्जिस्ट करता ही है, बट उसके अलावा फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होने की वजह से अपना स्टेबिलिटी और ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, अगर कभी कल को यूज कर लिया जाए फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, तो आराम से इस टर्म को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इन सब के बाद जैसे एक चीज देखो ग्राफ में ऊपर, सॉरी डायग्राम में, कि जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे तो चेयर वाले पार्ट में रिवर्सिबल डायग्राम, फिर उसके आगे हाफ चेयर से आगे गए तो भी रिवर्सिबल डायग्राम, ट्विस्टेड बोर्ड से आगे गए तो भी रिवर्सिबल, उसके बाद बोर्ड से आगे गए तो भी रिवर्सिबल, ट्विस्टेड बोर्ड से फिर से आगे गए तो भी रिवर्सिबल। इसका मतलब ओवरऑल जो हम लोग का एक चेयर फॉर्म है, ये एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म वाले पार्ट में आराम से चेंज हो सकता है या इंटर कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये रूम पे टेम्परेचर पे ही होता है। रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी ताकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जैसे होता क्या है, जब हम लोग एक चेयर फॉर्म वाले पार्ट को दूसरे चेयर फॉर्म वाले पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन के टाइम पे ये चीज तो डिस्कशन में आ ही चुका है कि बस जो हम लोगों का लेफ्ट वाला साइड है जो नीचे है, और जो राइट वाला साइड ऊपर है, बस वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। और ये पोजीशन के इंटर कन्वर्जन वाले पार्ट को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रिंग फ्लिप बोलते हैं। रिंग फ्लिप का मतलब रिंग पूरा उल्टा नहीं हो जा रहा, बस जो अपना ओरिएंटेशन है, जितना रोटेशन हो सकता है उस ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग का रिंग अपना थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग कर रहा है। और क्योंकि सारा कुछ देखने में सेम लग रहा है, एग्जैक्टली सेम टाइप का, जैसा स्ट्रक्चर वन है एग्जैक्टली वैसे स्ट्रक्चर टू है, तो स्ट्रक्चर वन और टू अगर सेम टाइप का दिख रहा, मतलब स्टेबिलिटी वाइज भी सेम टाइप का होगा। और अगर स्टेबिलिटी वाइज सेम टाइप का होगा, तो बचपन में एक चीज पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम स्टेबिलिटी का है, तो दोनों का स्टेबिलिटी सेम होने का मतलब दोनों सेम अमाउंट में एग्जिस्ट करना चाहेगा, मतलब जितना प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट आराम से वन के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो रिंग फ्लिप होता है, उस रिंग फ्लिप वाले पार्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर हम लोग का ये सिंपल केस दे रखा, तो एक साइक्लोहेक्सेन दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट हो रहा, तो यहाँ से हम लोगों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू वन, ऐसा आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और ये जो कंफर्मेशन का चेंजेस है, ये कंफर्मेशन का चेंज वाला पार्ट
रूम टेम्परेचर पे आराम से हो सकता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी हम लोग को मिल जाती है। लेकिन लास्ट क्लास में तुम लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोग चेयर फॉर्म की बात कर रहे थे, उस केस में दो बॉन्ड थे डिफरेंट, एक एक्लिप्स फॉर्म था और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म था। मतलब एक्लिप्स फॉर्म में नहीं, सॉरी, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और दूसरा एक्सियल बॉन्ड वाला पार्ट। तो लास्ट क्लास में बोला था, जिसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका हम बताएंगे, जैसा उसने मेंशन किया था, उस टाइप से नहीं, ज्यादा सिंपल और एफिशिएंट तरीका है बनाने का। जैसे अगर मान लो कि हम लोग पहले स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले स्ट्रक्चर वाले पार्ट में तो सिंपली ये कंसिडरेशन लेके चलना, जैसे एक तो चेयर फॉर्म बनाना है, तो चेयर फॉर्म तो चलो ठीक है, इस टाइप से ही बनाएंगे, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बाद हम लोगों का जो अ, बाकी बचा हुआ बॉन्ड है, वो कैसे बनाएंगे, तो उसमें सिंपली एक काम करना, और सिंपल तरीके से ध्यान रखना, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बॉन्ड वर्टिकल डायरेक्शन में बनाना, बिल्कुल वर्टिकल। और जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इस पे भी एक बॉन्ड बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में बनाना। तो जो ब्लू वाला वर्टिकल दोनों बॉन्ड है, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद जिस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल बॉन्ड बनाए थे, उससे अटैच्ड दोनों बॉन्ड्स को छोड़ दो, उसके आगे वाले पार्ट में आराम से कंसिडरेशन लेके चल सकते हो। दोनों बॉन्ड को छोड़ने का मतलब है, अच्छा चलो छोड़ के छोड़ो मत, ऐसा कंसिडर कर लो कि हम लोग का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वर्टिकल बॉन्ड है, उसके बगल वाले पार्ट पे जो हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, ये भी वर्टिकल होगा, लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों पे वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग, तो रहेगा बॉन्ड वर्टिकल ही स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम लोग बस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर की जगह नीचे के डायरेक्शन बनाएंगे। फिर उसके बाद इस नीचे वाले पार्ट के अल्टरनेट बॉन्ड पे, या फिर अगर ढंग से देखो तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनाया है उससे अटैच्ड एटम, उससे फिर से जो अपना बॉन्ड होगा वो वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में डाल दो। और सिमिलर टाइप से जो एक कार्बन बच गया, उससे भी एक बॉन्ड वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में डाल दो। लास्ट क्लास में तुम लोगों को ध्यान होगा कि तीन बॉन्ड ऊपर होते हैं वर्टिकली, और तीन बॉन्ड नीचे होते हैं। और वो जो तीनों बॉन्ड्स है वो एडजेसेंट एटम पे नहीं होते, एक एक कार्बन छोड़ छोड़ के होते हैं। तो इस केस में हम लोगों का जो सबसे पहला, सबसे ऊपर वाला बॉन्ड है, इसको वर्टिकली ऊपर में बॉन्ड बना दिया, तो उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे वर्टिकली नीचे के डायरेक्शन में एक बॉन्ड बना दिया, फिर उसके आगे वाले पार्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फिर से एक बॉन्ड बना दिया। तो लॉजिकली सबसे नीचे वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड में हम लोग के पास आराम से बॉन्ड नीचे के डायरेक्शन में निकल के आ जाना चाहिए। ये तो जो वर्टिकल बॉन्ड है, तो जिसको हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लू वाले सारे बॉन्ड जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में, बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेंगे, इस चीज को हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोल के चलते हैं। और उसके अलावा हर एक कार्बन पे इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बनाना है, उसका सिंपल सा तरीका, जो वर्टिकल बॉन्ड दिखा, उस वर्टिकल बॉन्ड से अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री पे एक बॉन्ड बनाओ, रिंग के बाहर के डायरेक्शन में। तो जैसे ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला पार्ट, अगर यहाँ से हम लोग एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे 109 डिग्री पे इस वर्टिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और उसमें भी रिंग के बाहर के डायरेक्शन में, तो हम लोग ऐसा आराम से बॉन्ड बना के काम कर सकते हैं साइड साइड के डायरेक्शन में। नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करें, तो अगर हम लोग 109 पे बॉन्ड बनाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक इस साइड में, मतलब राइट साइड में, और दूसरा लेफ्ट साइड में बना सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का लेफ्ट साइड है वो रिंग के डायरेक्शन में है, तो रिंग के डायरेक्शन में बॉन्ड कभी मत बनाना, हमेशा रिंग के बाहर के डायरेक्शन में बनाना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। सिमिलर टाइप से हम लोग का जो जिसको मार्क कर रहे हैं, मान लो इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, ग्रीन कलर से इसको मार्क किया, इस पे अगर बॉन्ड बनाना है हम लोगों को, तो उस केस में फिर से 109 डिग्री पे रिंग के बाहर के डायरेक्शन में बॉन्ड बनाओ, आराम से ये बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी पार्ट को अगर कंसिडर करें तो 109 डिग्री रिंग के बाहर के डायरेक्शन में, 109 डिग्री रिंग के बाहर के डायरेक्शन में, और एक कार्बन बच गया, उसमें 109 डिग्री रिंग के बाहर के डायरेक्शन में आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड कंसिडर करना है, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल बॉन्ड बनाओ, उसके बगल वाले एटम पे वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर उसके आगे वाले एटम पे वर्टिकली अपवर्ड, फिर उसके आगे वाले एटम वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा हम लोग बॉन्ड आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हर एक वर्टिकल बॉन्ड के 109 डिग्री पे रिंग के बाहर के डायरेक्शन में एक एक बॉन्ड बनाते चले जाओ, तो ये जो पर्पल वाले बॉन्ड निकल के आए, ये सारे के सारे बॉन्ड को हम लोग इक्वेटोरियल
बॉन्ड्स आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये दो बॉन्ड्स का ध्यान रखना, एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर मान लो हम लोग चेयर फॉर्म का दूसरा ओरिएंटेशन लेके चलते हैं, तो दूसरा ओरिएंटेशन लेके चलने का मतलब है हम लोग कुछ इस टाइप का डायग्राम कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस केस में अगर बॉन्ड बनाना है तो एक बार ट्राई करके देखो, एक्सेल ट्यूटोरियल वाला पार्ट खुद से ट्राई करके देखो अपने कॉपी में, फिर हम डायग्राम मेंशन कर रहे हैं। जो तरीका बताया उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। डायग्राम मेरे हिसाब से देख सकते हैं, सबसे लेफ्ट और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में सबसे ऊपर वर्टिकल लाइन, उसके बगल वाले आइटम पे दो ब्लू बॉन्ड नीचे के डायरेक्शन में डाल दिया। फिर उसके बाद उसके आगे मूव करने पे फिर से जो दोनों कार्बन आए उन दोनों पे बॉन्ड वाले पार्ट को वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया। फिर उसके आगे जाने पे बॉन्ड को वर्टिकली नीचे के डायरेक्शन में डाल दिया। और हर एक बॉन्ड से रिंग के बाहर के डायरेक्शन में 109 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली एक एक बॉन्ड बना दिया, तो हम लोग का इक्वेटोरियल बॉन्ड निकल के आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, वैसे एक हम छोटा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड्स तुम लोगों के लिए बनाया है इसमें वेरिएशन ये होता है, जैसे तुम लोगों को ध्यान होगा लास्ट क्लास में दिखाया जा रहा था, और शायद रिंग फ्लिप के बारे में मेंशन किया नहीं था, तो बोले थे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। एक्चुअल में जब हम लोग रिंग फ्लिप करते हैं तो रिंग फ्लिप करने पे हम लोग का जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो सारा का सारा एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग का जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो सारा का सारा एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सबसे एक तरीके से देख सकते हैं ऐसा, जैसे मान लो हम लोग का ये चेयर फॉर्म वाला पार्ट था, तो चेयर फॉर्म में ये ऊपर का पार्ट नीचे आएगा और ये नीचे वाले पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो गिवन स्ट्रक्चर है उसको हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं। ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम वाले पार्ट को हम लोग पहले स्ट्रक्चर में नीचे रखे हुए हैं, लेकिन जब यही चीज दूसरे स्ट्रक्चर में जाएगा तो ये ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा। और जब भी कभी हम लोगों का बॉन्ड वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब हम लोगों का रिंग फ्लिप होगा, तो हर एक कार्बन एटम के जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सारे के सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो सारे के सारे पार्ट एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले स्ट्रक्चर में जो पर्पल बॉन्ड है वो हम लोग के एक्सीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा आराम से पर्पल बॉन्ड वाले पार्ट को मेंशन करके काम कर सकते हैं। और जो हम लोग का ब्लू वाला बॉन्ड है उसको हम लोग उस पर्पल बॉन्ड से 109 डिग्री के ओरिएंटेशन पे रिंग के बाहर के डायरेक्शन में आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, रिंग फ्लिप के टाइम पे हम लोग के सारे एक्सियल बॉन्ड, मतलब हर एक कार्बन एटम पे सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे इक्वेटोरियल वाले पार्ट एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना होगा जिसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे दो तीन पॉइंट ध्यान ये रखना होगा। एक तो पॉइंट मेंशन कर देते हैं हम नीचे। इससे पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना होगा रिंग फ्लिप के टाइम का, ड्यूरिंग रिंग फ्लिप all the axial bonds are converted into equatorial bonds, and vice versa। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है, बस रिंग फ्लिप के टाइम का कंसिडरेशन हम लोग लेके चलना होता है। बट उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है जो लास्ट क्लास में डायग्राम में दिखाया गया था, कि जो एक्सेल बॉन्ड्स है वो एक्सेल बॉन्ड्स वाले पार्ट में रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सेल बॉन्ड
क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल स्पेस, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे थे उधर, पर्सनल स्पेस, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। जो हम लोग के एक्सेल बॉन्ड्स हैं वो आपस में तीनों नजदीक रहते हैं, मतलब जो एक्सेल बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, तो 3 एक्सेल बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में है। अब मार्क कर दे रहे हैं उसको, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड, ये ऊपर के डायरेक्शन में है। सिमिलर टाइम से जो फोर्थ बॉन्ड, फिफ्थ बॉन्ड और सिक्स बॉन्ड है, ये सब नीचे के डायरेक्शन में है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों का आपस में स्पेस में डिस्टेंस काफी कम होगा। सिमिलर टाइप से 4, 5, 6 का आपस में स्पेस में डिस्टेंस काफी कम होता है। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उसमें नियर बाई ग्रुप के होने की वजह से रिपल्शन का फैक्टर हाई होता है, या फिर वान डेर वाल स्ट्रेन का फैक्टर हाई होता है। तो इसके वजह से हम लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना होता है कि हम लोग जब भी कभी एक्सियल बॉन्ड्स वाले पार्ट पे किसी भी ग्रुप को डालते हैं तो उसको ज्यादा वान डेर वाल रिपल्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर एक्सियल पोजीशन से बड़े ग्रुप को डालेंगे तो रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होगा। तो प्रेफरेबली हम लोग एक्सेल पोजिशंस पे छोटे ग्रुप को डालते हैं, और जो भी बल्कियर ग्रुप होंगे, जो भी भारी ग्रुप होंगे, उन सबको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बस सेकंड पॉइंट, और जो थोड़ा स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी होगा, एक्सेल बॉन्ड्स हैज हायर van der Waal रिपल्शन, या ज्यादा बेटर होना चाहिए यहाँ पे वर्ड, हायर स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक क्राउडिंग हैज हायर स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या है ये मेंशन कर रहे हैं। जैसे हिंड्रेंस का मतलब लास्ट क्लास में शायद मेंशन किया था कि जैसे मान लो ट्रेन में घुस रहे हैं हम लोग, तो ट्रेन में जैसे एक ही बार में बहुत सारे लोग घुसना शुरू कर देते हैं, तो एक भी आदमी जा नहीं पाता है उसमें, क्योंकि जगह तो फिक्स्ड है और उसी में सब लोग को आना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, मतलब जो जो गेट है वो हिंडर हो जाता है जबरदस्ती का। तो ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, ज्यादा बड़े ग्रुप्स होंगे, जैसे मान लो कि 4 लोग घुस रहे थे, 4 पतले पतले लोग घुस रहे, तो गेट जाम हो गया। 2 मोटे मोटे लोग घुसेंगे तो भी गेट जाम हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो बड़े ग्रुप्स होंगे वो हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे, ऐसा ऑब्वियस सी बात है। जब क्राउडिंग की बात करेंगे तो भीड़ भाड़ बोलते हैं हम लोग, क्राउडिंग मतलब भीड़। तो अगर बहुत सारे ग्रुप नियर बाई हो गए तो भीड़ भाड़ हो जाता है, तो उस केस में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाते हैं वहां पे, तो इसीलिए वहां पे हम लोग टर्म क्राउडिंग यूज करेंगे। एक्सियल बॉन्ड्स हैज हायर स्टेरिक क्राउडिंग, देयरफॉर हैज हायर van der Waal स्ट्रेन। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोगों का जो एक्सेल बॉन्ड है उस पर रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा, ये कंसिडरेशन लेके चलना होगा। तो इसके वजह से जो हम लोग का स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो आराम से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बल्कियर ग्रुप, जो भारी ग्रुप है, एट इक्वेटोरियल पोजिशन, एट इक्वेटोरियल पोजिशन विल बी मोर स्टेबल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई भी बल्कियर ग्रुप होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एक्सेल पोजीशन। इस एक पार्टिकुलर पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, जो कि हम लोगों के रिंग फ्लिप वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लो रिंग फ्लिप होता है, तो अभी लिखा था ऊपर कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का स्टेबिलिटी बराबर है। बट अगर मान लो सपोज करो एक केस ऐसा लेके चलते हैं कि रिंग फ्लिप हुआ, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में कोई एक ग्रुप जो है, कोई बड़ा ग्रुप है, मान लो क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ये पार्ट एक्सियल पे है। जबकि रिंग फ्लिप जब होगा तो सारे एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एक्सियल वाला पार्ट इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली बल्कियर ग्रुप अगर एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पे चला चला गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं होगा। तो हो सकता है दोनों चेयर फॉर्म्स भी अलग अलग स्टेबिलिटी में हो, अगर उनके ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन के जगह कुछ और निकल के आने शुरू हो जाए, तो वहां से हम लोग थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे इसमें मेंशन कर सकते हैं हम लोग आराम से एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कंपेयर द, या फिर मेंशन वेदर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। इन सारे केसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा, ये चीज मेंशन करना है। जैसे मान लो सबसे पहला केस ऐसा दे रखा
पहला वही क्लोरीन वाला ही केस लेके चल लेते हैं। तो जब हम लोगों का क्लोरीन वाला केस होगा और हम लोग इसका चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो इस केस में ये डायग्राम आराम से बना सकते हैं। मतलब ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पहले वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, जैसे रिंग फ्लिप होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट नीचे आएगा और क्लोरीन वाला पार्ट एक्सेल की जगह इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। जो क्वेश्चन दिए बस खुद से सोच लो कि इसका आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी होगा आंसर में तो फिर पूछ लिया करना। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करके चले, बल्कियर ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन विल बी मोर स्टेबल, या फिर बल्कियर ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन सॉरी विल बी लेस स्टेबल। तो इसका मतलब यह है कि पहला वाला स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा जबकि दूसरा वाला स्ट्रक्चर अपने पास ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर दूसरा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा, जो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा उसका अमाउंट कम होगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट आराम से लेस देन 1 के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर हम लोग का रिंग फ्लिप का केस दिया तो हो सकता है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 हो, या हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 हो, और उसके हिसाब से हम लोग आराम से क्वेश्चन वाले पार्ट को रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करने हैं तो उसके